कैंसर जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो आज बहुत कॉमन हो चुकी है। और आप ये जान के चौंक जाएंगे कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के हिसाब से हर 9 में से एक इंसान को अपने लाइफ टाइम में कैंसर हो सकता है। लेकिन अब हमारे सेंट्रल इंडिया में समसारा कैंसर केयर जो कि कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पे फोकस करके कैंसर को चुनौती देने के लिए काम कर रहा है। नमस्ते, मैं राधिका गुप्ता और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हमारे साथ जुड़े हैं समसारा कैंसर केयर के डायरेक्टर्स डॉक्टर संजोग सिंह जो कि हेड एंड नेक ऑन्कोसर्जन है एंड डॉक्टर समीक्षा दुबे जो कि सेंट्रल इंडिया की ओनली क्वालिफाइड फीमेल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ कैंसर्स डू यू मोस्टली सी इन सेंट्रल इंडिया एंड इन नियर बाय एरियाज? सो नागपुर में खरा चूइंग हैबिट बहुत ज़्यादा है यूथ में, और खासकर ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड सारी एज ग्रुप्स में बहुत खरा चूइंग हैबिट है। इसके कारण मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। और यहाँ के मुंह के कैंसर में खासकर एक चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है जो खासकर सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जो कि जिसे OSMF बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बेसिकली एक इस तरह की बीमारी है जिसमें मुंह का खुलना धीरे 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 कम होते जाता है। पहले 3 उंगली, फिर 2 उंगली, फिर 1 उंगली। मुंह में काफ़ी जलन सी होती है, अगर आप सादा खाना भी खाएं तो भी जलन होने लगती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज ये खुद में एक कैंसर की बीमारी नहीं है OSMF, लेकिन जिसको भी ये बीमारी होती है उसमें बहुत ज़्यादा 30 to 40% पेशेंट्स को बाद में कैंसर होने की संभावना हो जाती है। इसलिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बीमारी है जो सेंट्रल इंडिया में बहुत पाई जाती है, और इसमें हमको इस तरह से काउंटर करना पड़ता है कि कैंसर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है और मुंह खोलने का भी ऑपरेशन हम साथ में करते हैं। महिलाओं से संबंधित कैंसर जिनमें मेनली ब्रेस्ट एंड गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स आते हैं, ये ओवरऑल इंडिया में ही काफ़ी प्रेवलेंट हैं। बट सर्विक्स कैंसर जो क्योंकि नागपुर के आसपास काफ़ी रूरल एरियाज हैं, तो सर्विक्स कैंसर के पेशेंट्स हमें काफ़ी देखने मिलते हैं एंड ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैम, आप सेंट्रल इंडिया की ओनली क्वालिफाइड फीमेल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो हाउ इज योर वर्क डिफरेंट देन अदर ऑन्कोलॉजिस्ट्स? सो बिकॉज मैं फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं उनके क्वेश्चंस पूछने के लिए, उनको जो भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर, गायनेक कैंसर पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस वजह से आते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर मेरे रिसेप्शन से लेकर रिहैबिलिटेशन टीम तक एक फुली फीमेल टीम बनाया हुआ है, जो अपने आप से लोगों को या फीमेल पेशेंट्स को जो एक सोसाइटी में शर्म जैसी चीज़ होती है वो ना रहे और वो खुल के अपनी सारी समस्याएं हमें बता सकें। इसी वजह से जो यंग फीमेल्स भी हैं, कई बार जो ब्रेस्ट लम्प्स रहते हैं बहुत यंग 19 या 20 ईयर ओल्ड फीमेल्स में भी रहते हैं, वो भी अपने डिस्कशंस करने के लिए या उनको चेक कराने के लिए मेरे पास इजीली आ पाते हैं। जो मैं क्योंकि रूरल एरियाज में भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो कई बार हमारी सोसाइटी आज भी उतनी कंजर्वेटिव है जिसमें औरतों को एग्जामिनेशन मेल डॉक्टर से नहीं करवाना होता है और उस चक्कर में उनके डिजीजेस धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उस शर्म में वो आगे ही नहीं आते हैं दिखाने के लिए। आई होप मैं उस चीज़ को काउंटर करने के लिए अपना कोशिश करती हूँ। कई महिलाएं मेरे पास ऐसी भी आती हैं जिनको एक्चुअली कैंसर नहीं है, बट उनके परिवार में काफ़ी लोगों को कैंसर की हिस्ट्री है, अलग अलग कैंसर्स हैं, और वो इस चीज़ को डिस्कस करना चाहती हैं कि हमें कोई कैंसर होने के चांसेस हैं, अगर हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ चेकअप है, कुछ ऑप्शंस हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, दैट ऑल्सो आई टेंड टू प्रोवाइड फॉर माई फीमेल पेशेंट्स। सर, what are the cancers that are caused by cigarette smoking? सो सिगरेट स्मोकिंग इज अ बिग इशू टुडे, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिगरेट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जब पीपल स्टार्टेड वर्किंग, उस टाइम पे पैसे की उतनी महंगी होती थी सिगरेट, तो काफ़ी लेट शुरू होता था स्मोकिंग का हैबिट। लेकिन अब बिकॉज पीपल हैव इंक्रीज्ड इन देयर स्टेचर, और एक तरह का एक क्या बोलते हैं, फैड हो गया है, ये लोगों में फैशन हो गया है कि हमको सिगरेट स्मोकिंग, पीपल वांट टू बी कूल। सो इवन पहले थोड़ा सा ये जेंडर बायस भी होता था कि मेल्स में ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब फीमेल्स आर ऑल्सो कैचिंग अप विद दिस हैबिट, विच इज़, आई मस्ट से, विच इज़ नॉट गुड। बट अब क्या हो रहा है कि बहुत यंग एज से बिकॉज स्मोकिंग शुरू हो जा रही है, तो इसमें बेसिकली पहले लंग कैंसर्स सबसे ज़्यादा लोगों को कॉमनली लगता था कि लंग कैंसर होता है सिगरेट स्मोकिंग से, बट उससे ज़्यादा अब थ्रोट कैंसर के पेशेंट्स आने लग गए हैं हमारे पास स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि if someone is smoking, more or less they start drinking also along with that, और वो शराब पीने की आदत से उसका एक्सेंचुएट होता है वो इफेक्ट, वो और
टू फोल्ड हो जाता है या थ्री फोल्ड हो जाता है, ज्यादा होने लगता है इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा यंग पेशेंट्स में ये देखा जा रहा है कि थ्रोट कैंसर के साथ आ रहे हैं, और ये इतना डिवास्टेटिंग होता है थ्रोट कैंसर के साथ, उनकी आवाज चली जाती है, बहुत बार हमको उनका वॉइस बॉक्स निकालना पड़ता है उस सर्जरी के लिए, और फिर वो दूसरा प्रोस्थेटिक या कुछ डालने से उनकी आवाज निकलती है या बहुत बार नहीं निकलती है। तो उसके इफेक्ट बहुत डिवास्टेटिंग है। सो पेशेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड, इतने जल्दी स्मोकिंग या जितना स्मोकिंग का हैबिट अवॉइड करें उतना अच्छा है, एंड इससे लंग कैंसर और थ्रोट कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। मैम, आपने क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स के अलावा भी कैंसर पर काफी काम किया है, सो मेनली आपका फोकस क्या रहा है? सो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैंने क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए तो काम किया ही है। ट्रीटमेंट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोसिस अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना डायग्नोसिस से लेकर रिहैबिलिटेशन पार्ट तक, मतलब ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में हमारे ट्रीटमेंट से जो भी पेशेंट की बॉडी में डेफिसिट्स जैसे हमें बोलना चाहिए रह जाते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एक मेरा फोकस रहा है। मैं मुंबई में भी काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करके आई हूँ, तो यहाँ आके मुझे जो थोड़ा डिफरेंस समझ में आया है, पेशेंट किस तरीके के मिलते हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स, और जो सर्विसेज पेशेंट्स को यहाँ के रूरल एरियाज में आसपास नहीं मिलती हैं, उस चीज़ के लिए मैं उस तरफ से काम करने की कोशिश करती हूँ, जिसके लिए आई ट्राई टू वर्क विद चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो पेशेंट्स के लिए फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स, या जो डॉक्टर्स रहते हैं जो रूरल एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस, ताकि वो जल्दी से जल्दी कैंसर के लक्षणों को पकड़ सकें और पेशेंट हमारे पास भेज सकें या आगे इलाज के लिए मूव कर सकें, वो हमारी कोशिश रहती है। इसके अलावा काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के साथ में अटैचमेंट्स रखने से जिस भी तरीके के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वी ट्राई कि हम उसके लिए उनको उस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में कैंसर वैक्सीनेशन भी आता है। कैंसर वैक्सीन जो आज एक HPV वायरस रिलेटेड वैक्सीन है, जो सर्विक्स कैंसर के लिए मेनली अवेलेबल है और ऑलमोस्ट 99% इफेक्टिव है। दो अभी तक इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल पायलट प्रोग्राम्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट इसे लाना चाहती है। वैक्सीन्स आज अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉस्टली वैक्सीन पड़ता है, एंड रूरल एरियाज में जहाँ एक्चुअली सर्विक्स कैंसर कॉमन है, वैक्सीन परचेज कर पाना, अवेलेबल कर पाना और लगाना मुश्किल जाता है। आई टेंड टू वर्क फॉर दैट एज वेल। मैं एक अपने आप को ब्रिज बनाने का कोशिश करती हूँ थ्रू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड पेशेंट्स, ताकि ये वैक्सीनेशन हम NGOs के द्वारा लड़कियों को अर्ली एज में फ्री प्रोवाइड करवा सके। सर, समसारा कैंसर केयर का मेन मोटो क्या है? सो अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमारे बोर्ड पे भी बहुत क्लियरली हमने लिखा है, एंड वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स आल्सो, कि इट स्टार्ट्स विद डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट एंड एंड्स विद रिहैबिलिटेशन। नाउ क्या होता है कि अर्लियर जब ये सेंचुरी शुरू हुआ था, या आज से 50 साल पहले, जब कैंसर का ट्रीटमेंट ही बहुत अच्छा नहीं होता था। अब बिकॉज ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, अब फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ गई है। अब पेशेंट ये कहते हैं कि सिर्फ बीमारी हमारी मत ठीक करिए, हमको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दीजिए। हम आगे चल के जब बीमारी खत्म हो जाती है तो हम अच्छे से खाना चाहते हैं, हम अच्छे से फंक्शन करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ बैठ के, मतलब मेन स्ट्रीम में पेशेंट्स को लाना है। कैंसर पेशेंट्स आप अगर नोटिस करेंगे थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं, उनको हमको आइसोलेटेड नहीं रखना है, उनको हमको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो हम ये मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आ सकते हैं उनको? अगर किसी का मुंह का ऑपरेशन हुआ है, पहले आप देखेंगे पेशेंट्स का पूरा चेहरा बदल जाता था, क्योंकि उतने अच्छे रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शन नहीं होते थे। अब बहुत अच्छे रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस आ गए हैं। उसके बाद उनको दांत भी लगाए जा सकते हैं, अगर उनके दांत नहीं है मुंह के अंदर। अगर मुंह नहीं खुलता है तो हम उसके लिए मुंह खोलने की सर्जरीज करते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है तो आपने उनको देखा होगा कि उनका ट्रीटमेंट के बाद एक जिस तरफ का ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ, पूरा हाथ सूजा हुआ रहता है, इसको लिम्फेडिमा कहा जाता है। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है जो पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट्स फेस करते हैं। इसके लिए भी रिहैबिलिटेशन लगता है। सबसे कॉमन पेशेंट पूछते हैं कीमोथेरेपी में कि बाल चले जाएंगे। अगर बहुत लोगों के बाल चले जाते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स में नहीं आ पाते, तो हमने उसके लिए भी एक टीम में हमारे एक जो विग बनाती हैं उनको इंक्लूड करके रखा है। लोगों को स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होता है, तो हमने स्पीच और स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट रखा है अपने साथ, जो उनको ये सिखाते हैं कि खाना कैसे गिटकना है, उनके गले के जो मसल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है,
उनको बातचीत, जब भी जबान का ऑपरेशन होता है तो बहुत लोगों की स्पीच अनक्लियर हो जाती है, उसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं और फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए एक एक थेरेपिस्ट हमने हमारी टीम में इंक्लूड कर रखा है। हमारा फोकस बस ये है कि ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करें ही करें, लेकिन साथ में उनको जो मेन स्ट्रीम में लाना है, उनका रिहैब करना है, ताकि वो आराम से एक अच्छी जिंदगी आगे बिता सके।